वेलकम बैक। ज़रा दाखिली सियासी सूरत हाल का भी जिक्र करते हैं और जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उसका भी जिक्र करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी से मंजूर हुआ है। अकबर बाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि अब किसी भी आज़ाद उम्मीदवार का किसी सियासी जमात में जाना जो है वो फिर नाकाबिल तनसीख होगा, किसी और जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये तरमीम की गई और जाहिर है मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके बाद ये सूरत हाल हमें देखने में मिल रही है। आप क्या समझते हैं, क्या ये बिल आखिरकार कल को पीटीआई के अलावा पाकिस्तान तहरीक नून और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनके लिए या हुकूमती जमातें जो दीगर शामिल हैं उन सब के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेगा? दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सिर्फ ये देखिए कि ये कितना आसान हो जाएगा अगर ये बिल। अब वैसे तो ये अभी देखना है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। तफसीली फैसला आएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि ये इलेक्शन एक्ट की तशरीह की है जज साहिबान ने, या फिर जज साहिबान ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उनमें उनकी तशरीह की है। तो अगर तो तफसीली फैसले में ये हुआ कि उन्होंने आईने पाकिस्तान की उन शिकों की तशरीह की है, तो ये उन्हीं का काम है तशरीह करना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ही करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। जहां जहां पे कॉमन लॉ और उसके अलावा जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ही काम होता है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में यहाँ पे इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो पोलराइजेशन है, उसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें की जा रही हैं और फिर जिन बैसाखियों के सारे ये हुकूमत खड़ी हुई है। लेकिन आप सिर्फ ये तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी तरह से ये जो कह रहे हैं कि हम ये बिल बनेगा, इसको एक्ट बना देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम ओवरराइड कर जाएंगे, उसको ओवर रूल कर देंगे इस एक्ट के थ्रू, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि कल को बड़ा सादा सा मामला है। सूरत हाल यहीं से स्टार्ट होगी कि किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन उठा के ये कहा जाएगा कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए और उसके बाद प्रेसिडेंट वो वाला मौजूद है, आपको निशान नहीं मिलेगा। जो कि आज तो वैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही ना कि गलत तशरीह की। यकीन कीजिए कि इलेक्शन कमीशन जब कहता है ना कि हमने गलत तशरीह नहीं की, तो वो ठीक कहता है। उस फैसले के अंदर एक्चुअली यही लिखा हुआ था कि आप इनको सियासी निशान, इनको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। तो कल को बड़ा आसान सा मामला है कि किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को आप टोटल सिस्टम में से आउट कर देंगे। मैं आपको एक बड़े मजे का केस सुनाता हूं, मेरे जहन के अंदर आ गया। 1725 में एक ब्रिटिश कोर्ट में एक केस आया, उसका नाम है एवरेट वर्सेस विलियम्स। वहां पे एक शख्स ने आके कहा कि जनाब मैं एक बंदे के साथ पार्टनरशिप में था और हम दोनों मिलकर जो बिजनेस करते थे उससे जो हमें मुनाफा नफा जो प्रोसीड्स हासिल होती थी, उसमें मेरे पार्टनर ने ना मेरे साथ धोखा किया है। एक आधा कोई लोटा, एक तलवार है, तो कुछ घोड़े हैं, वो ये लेके चला गया। और कोर्ट ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पहले इनसे ये पूछें कि बिजनेस क्या करते हैं आप। उन्होंने कहा भाई हम कारोबार करते हैं, हम कुछ चीजें खरीदते बेचते रहते हैं, मर्चेंडाइज का काम करते हैं। तो कोर्ट ने अपने तौर के ऊपर एक वेलफ से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला कि वो दोनों एक्चुअली चोर हैं और वो हाईवेज के ऊपर डकैतियां डालते हैं। और इस केस का नाम भी हाईवेमैन केस है। और कोर्ट को जब ये पता चला तो कोर्ट ने कहा कि पहले तो इधर आओ, 20-20 पाउंड दोनों को जुर्माना किया और फिर उसके बाद कहा कि ये जो आप प्रोसीड्स जो तुम कह रहे हो ना कि वो इतनी बेच गया है और वो मेरे माल में से इतना ले गया था, ये तो माल मसरूका है सारा का सारा। और उन दोनों को अंदर भी किया और वो जो जिन जिन के वो थी चीजें जिसके बारे में वो आपस में लड़ रहे थे वो उनको वापस किया। हमारे यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का केस हुआ है। अब आप उसको अगर पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट कर दें तो बदकिस्मती से ना हम बरतानिया है ना यहाँ पे अदालतें फैसले भी दे दें तो वो अच्छा, यहाँ पे जो चोर हैं ये वो तो बेचारे वैसे उनके पास जो माल मसरूका था वो छोटा मोटा आम था, यहाँ पे तो मैंडेट चोर बैठे रहे। तो वो उन्होंने फिर यही काम करने जो करने और आगे उसका जो इम्पैक्ट आएगा ये कोई भी बंदा सोच सकता है कि आगे इसका असर इन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन बात अभी की करें तो ये भी दैट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट इज रिटन देयर इन द डिटेल्ड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, इसी में असद मलिक साहब, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है ये इलेक्शन तरमीम फौरी तौर पे जो है हो सकता है कुशन मिल जाए जो कुछ हुकूमती जमातें चाह रही हैं, मगर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला, अगर उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती इस तरमीम के बाद, तो आप क्या समझते हैं क्या उनकी जानिब से कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, तौहीन अदालत की तो नहीं। कि देखिए अब इसमें जो इलेक्शन एक्ट एक है ये पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून बनाए, लेकिन ये है कि वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। और बाकी जो क्योंकि देखिए जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कानून के तहत चलता है जिसका नाम है इलेक्शन एक्ट। अगर उसमें पार्लियामेंट कोई उसमें अमेंडमेंट करती है, कोई तरमीम करती है, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन आएगी, जो जजमेंट आएगी, वो भी वो उसको देखेंगे। उसके वो एक अलग मामला था मखसूस नशिस्तों का। लेकिन ये जो है, अब देखिए ना, ये एक बड़ी ट्रिकी सी एक सिचुएशन है
आपने इससे पहले आप देखें कि ये इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके हुकूमत ने एक पहले आर्डिनेंस लाया, फिर बाद में उसको जो है वो एक्ट में के ज़रिए उसको जो है वो कवर दे दिया, लीगल कवर दे दिया गया कि जो ट्रिब्यूनल्स जो है वो बना दिए गए। जब उन्होंने देखा कि इस तरह से ट्रिब्यूनल जो है वो शायद हमारी जो उनकी मंशा के मुताबिक या उनके जो कैंडिडेट्स थे वो डिफेंड शायद नहीं वहाँ पर कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जो है वो ट्रिब्यूनल। अच्छा, वो जो एक्ट है वो भी उसकी जो वो प्रोविज़न है जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल जो है उसको तब्दील कर दे, यानी एक इलेक्शन पिटीशन जो है उसको एक जो ट्रिब्यूनल है वहाँ से उठा के किसी दूसरी ट्रिब्यूनल में ले जाए। वो भी एक्ट की वो जो सेक्शन है वो ऑलरेडी वो सब जुडिस है उसके ऊपर जो है वो शायद इसी हफ्ते जो है या एक हफ्ते के दौरान उस पर को फैसला आ जाएगा। तो इलेक्शन एक्ट जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, वो उसको सुन रहे हैं। अगर वो उसको सेट असाइड कर देते हैं या नहीं भी करते तो वो अदालत की एक राय है, ये मतलब ये एक रुकनी बेंच जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उस पर अपना फैसला जो है वो दे सकता है, उसको सस्पेंड भी कर सकता है। तो ये तरीके इंसाफ मुझे लगता है कि ये इसको ज़रूर ये अभी तो पार्लियामेंट जो कायमा कमेटी के पास गया, अब कायमा कमेटी के बाद फिर इसका प्रोसेस है, ये ऐवान में आएगा, फिर जो दोनों ऐवानों से होके फिर ये कानून जब बनेगा तो उसके बाद इसको जो है वो चैलेंज करेंगे। अच्छा, अब इसमें उमर दराज साहब आप क्या समझते हैं कि क्या अगर चले ये पास हो जाता है, कायमा कमेटी ने मंजूर किया, प्रोसेस के बाद ये बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाता है, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? एक जनरल सवाल जो है वो यही जहन में आता है ना, ये सारी कोशिश और काविश, ये सारी तरामीम, इसके पीछे मकसद तो एक ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से बिल का इशू तो नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास एज ऑफ दिस मोमेंट वो मेजॉरिटी है। मेरे लिए सवाल नहीं है और ये भी सवाल नहीं है कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलती है या नहीं मिलती। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या होगा अगर इस फैसले का हाल वो होना है जो हमने इलेक्शंस वाला देखा था 14 मई वाला। तो फिर मेरे ख्याल से कम 2 लोगों को इस्तीफा देके जरूर चले जाना चाहिए, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीफ अख्तर हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। अगर गवर्नमेंट ने इससे पहले अपने जाहिर है उनको कहीं से शायद जरूर होगी ना, अदरवाइज तो वो ये काम नहीं करेंगे। अगर तो वो इंप्लीमेंट फैसला करवाने से पहले ये सब कुछ कर, एक तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप कर नहीं सकते, आप इस तरह करेंगे तो इसका मतलब है कि आप टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा रहे हैं। आइंदा कोई फैसला आया करेगा, गवर्नमेंट जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया करेगी और कहा करेगी हम इसको 1960 से रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट फारिग हो जाएगी। अब ये मुस्तकबिल के दोनों चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने काजी साहब के पास बाद मंसूर साहब ने आना है, उसके बाद जस्टिस मुनीफ ने आना है। अगर उन दोनों का दिया हुआ फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता और वो उसको लटका के रखते हैं या टेक्निकलिटीज पे खेलते हैं या इधर उधर खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको जस्टिस उमर अताब बंदियाल की तरह, जिस तरह उन्होंने अपने आखिरी महीने गुजारे हैं, उनके पूरे के पूरे टेन्योर उस तरह से गुजरेंगे, उनको जरूर फिर चले जाना चाहिए। नंबर 2, काजी साहब का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि काजी साहब हर मामले के ऊपर कहते हैं कि जनाब देखे ना ये तो फिर पार्लियामेंट का इख्तियार है। जहां पे टैक्स की बात आती है वो कहते हैं जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को ख्याल नहीं आया तो फिर ये उनको सोचना चाहिए, तो हमें नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जब भी कानून साजी होती है एक बड़ा हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लॉ में, इंटेंशन। ये भी एक डिबेट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की या जो कानून साज है उनकी इंटेंशंस को जज कर सकती है, उसको परख सकती है। लेकिन ये कैसा मामला है कि आप इलेक्शन से पहले चेंज लाएं और आप कहें देखें जी हमें ना आप रिटायर्ड जजेस को निकाल रहे हैं, फिर आपके मैंडेट के ऊपर सवाल उठ जाए तो आप कहें नहीं हमें सूट ही नहीं करते सिटिंग जजेस, हमें अमेंडमेंट लानी। यानी कानून साजी डे टू डे अफेयर्स को देख के नहीं होती, कानून साजी एक लंबे अरसे को देख के, जरूरियात को देख के, एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, डिबेट होती है, उसके बाद लेके आते हैं। ये नहीं होता। नहीं, आप क्या समझते हैं उमर दराज? आपने जैसे कहा कि सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का और रिएक्शन क्या होगा,
अब जाहिर है पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जाहिर है वो उसके बाद वो कानून का हिस्सा बन जाता है, वो पास हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करना है। ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसका उन्होंने दे दिया है। तो क्या इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन या तो फिर वहां पे चैलेंज हो उसके बाद वो मामला आगे बढ़े? नहीं, रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी जा चुकी है, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जा चुकी है, पीपल्स पार्टी की जानिब से जा चुकी है। इसमें तहरीक इंसाफ ने क्या काम करना है? तहरीक इंसाफ जाएगी उन जजेस के पास कि आपने ये फैसला दिया था, ये इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर रोड हेड है, और इलेक्शन कमीशन भी रजिस्ट्रार के जरिए इबहाम दूर करने के लिए रुजू कर चुका है। चूंकि ये फुल कोर्ट का मामला है, इस पे आप इसको खेल नहीं सकते, और रिव्यू का ग्राउंड बड़ा कम होता है। यानी आप देखें ना कि सेम बेंच है, उन 13 जजेस नहीं फैसला करना है, आपने उनको कन्विंस करना है कि भाई आपके फैसले के अंदर ये सुकम है, ये एक नया फैक्ट सामने आया है, नई चीजें आई, तो आपने गलत फैसला किया है। तो जजेस को कल के ना ये बड़ा मुश्किल काम होगा। मेरे ख्याल से ये काजी साहब का भी इम्तिहान होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान होगा। इसको 13 रुकनी बेंच ने सुनना है। इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर है कि जी वो 3 जजेस ने ये बात की, 8 जजेस ने वो बात की। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट मिस कैलकुलेट कर रही है। गवर्नमेंट का अंदाजा ये है कि उस तरह से जिस तरह पहले खेलते रहे, जी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जी एक साथ होना चाहिए, जी पैसे नहीं है, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, मैंने ठीक है। इशारा दिया था, ये मुस्तकबिल के दोनों चीफ जस्टिस जो है, क्योंकि वो फैसला भी उन्होंने सुनाया, तो मेरे ख्याल से चीजें इस बार गवर्नमेंट को थोड़ा सा म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसी पे खालिद जमील साहब आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर है एक जानिब तो ज़ाहिर कायमा कमेटी से मंजूर हुआ, ये लग रहा है कि यह कानून का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी जानिब अभी जो है वो डिटेल वर्डिक्ट नहीं आया, तहरीरी तौर पर देखा जाए बखसूस नशिस्तों का जो फैसला है कि उसमें क्या कुछ है। तो क्या इस सूरत हाल में अगर यह कानून पास हो जाता है और फिर वो फैसला भी आ जाता है, तो टेक्निकली आप क्या समझते हैं, किस पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, वक्त बहुत कम है और मुकाबला इसलिए बहुत सख्त है कि कुछ गैर आइनी इकदाम पिछले 2 साल से जो हुए हैं वो गले की हड्डी बन के रह चुके हैं PDM की और उन तमाम इदारों की जिन्होंने इन 2 सालों के अंदर आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद नहीं होने दिया। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। नंबर 1, आप ये देखें कि 1999 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास 3 साल हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है, आइन बदल लें। 2002 का इलेक्शन हुआ तो आइन पाकिस्तान में 270B अमेंडमेंट करना पड़ी कि ये गैर आइनी इलेक्शन थे, इनको आइनी तस्वर किया जाए। 2008 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिसंबर 2007 में शहीद हुई। 40 दिन इलेक्शन लेट हुआ, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक थीं, लेकिन इसके बावजूद आपको 270B अमेंडमेंट लाना पड़ी कि तस्वर किया जाए कि यह आइन के तहत इलेक्शन हुए हैं, यह आइनी इलेक्शन है। तो किस तरह से आप जो पंजाब का KP का इलेक्शन आपने 1 साल नहीं होने दिया, आपने नेशनल इलेक्शन जो है कि आपने 3 महीने में करवाना था 90 दिन में, वो आपने मरदमशुमारी के नाम के ऊपर वो 6 महीने बाद करवाया। ये सब के सब फिक्स हुए हैं उस गैर आइन शिकनी के जुमरे में। इनके अब मकसद 2/3 इसलिए है कि किसी तरह से जो मर्जी करना पड़े लें, नंबर 1 कि इस आइन शिकनी से हम बचें। दूसरा ये है कि लोगों का ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। नहीं जनाब, ये चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, सिर्फ ये पूरी की पूरी अदलिया को रिवैम्प करना चाहते हैं। ये एक हाई कोर्ट से उठाकर दूसरी हाई कोर्ट में जजों को भेजना चाहते हैं। ये सिविल सर्विस के अंदर जो है कि उसमें आपकी आर्म फोर्सेस भी हैं कि उनके मुलाजमीन की जो हद है रिटायरमेंट की उसको बढ़ाना चाहते हैं। अल्टीमेटली आपको तोसी ना कहते हुए भी तमाम के तमाम फेडरल सेक्रेटरीज और जितने सर्विसेज चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, ताकि जब तक हम हैं, हुकूमत है, इस फॉर्म 45 और 70 का जो तनज़िया है इसके लिए उन लोगों को रखा जाए जिन्होंने इस सिस्टम को बचाना है, इस फॉर्म 47 को बचाना है। ये वो ग्रैंड प्लान है जिसके लिए जो है कि ये जान की बाजी लगा के जो है कि जो मर्जी करना पड़े, अदालत पे लड़ाई करना पड़े, तौहीन अदालत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये जब करेंगे तो ज़हन में ये रखें कि फ़र्ज़ करें इलेक्शन होते हैं, किसी वक्त भी होते हैं, 3 साल बाद होते हैं, एक नई हुकूमत आती है, वो ये कहती है कि हम नैब के कानून में तरमीम कर रहे हैं और ये तरमीम किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लीगल डिग्री, हुक्मनामे के बावजूद ये 5 साल पहले फलां तारीख से लागू होगा, तमाम नैब केसेस खत्म, तमाम रीओपन होंगे। तो फिर ये जमातें क्या करेंगी? क्या उस वक्त एहतजाज करेंगी कि जनाब हमें क्यों गले का फंदा डाल रहे हैं, ये तो कानून बदला था, पार्लियामेंट ने, अदालतों ने हमें रिहा कर दिया था, अब हमें पकड़ा जा रहा है, माजी के ऊपर इतलाक नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें इनको सोचनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं सोचेंगे तो आगे भी खाई और पीछे भी कुएं, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है,
सूरत हाल जो है वो यह माजी में भी बहुत सी ऐसी कानून साजियाँ और उस पर कुछ सियासी जमातों के हमने मज़ामत भी देखी और फिर खुद भी वो उसका यकीनी तौर पर ये तारीख में हमने देखा है। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।